मैं फारूक वानी और आप देखें ब्राइटर कश्मीर इंटरव्यूज। हम आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान है जो न किसी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, न कोई उनका कितना है कि उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में बहुत ही काम किया है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, वुमेन ट्रैफिकिंग पे, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग पे, और उसके बाद बेगिंग माफिया पे बहुत काम कर चुके हैं। मैडम जी, आपको हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको तहे दिल से बहुत वेलकम करते हैं आप हमारे शो में। तो आगे जाने से पहले हम आपसे आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपका काम क्या है, और आप कितने अरसे से इसमें लगे हैं, और ये जो आप काम कर रहे हैं इसका कोई पैरेलल नहीं है आपको। तो हम आपसे ही सुनेंगे आज। हम हमारी तरफ से कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी, जी। ऐसे मैं तो 33 साल हो गए। वैसे तो सर कहूँ फारूक भाई, तो मैं जन्म के साथ शायद मेरे जुड़ गया था। क्योंकि मेरा घर, जो मेरा मायका है, वो रेड लाइट एरिया से मात्र एक सड़क की दूरी है। बस एक सड़क क्रॉस करनी है, उसके बाद शुरू हो जाता है। तो हम बच्चों को बहुत हिदायतें उस समय से होती थी, और आज भी होती हैं, जो आज के बच्चे हैं, कि ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। तो वो जैसे जन्म के साथ एक चीज़ जुड़ गई थी। और क्योंकि जिस बात की ज़्यादा कहा जाए किसी बच्चे को, वो उतना ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। पढ़ाई के साथ-साथ वही रास्ता था जाने का, और फिर वो वही हिदायतें, ऊपर नहीं देखना। अच्छा, देख भी लिया, तो फिर कोई दुकानदार रोक के कहे कि बेटा किसके बच्चे हो? उनके हैं जी। तो क्यों देख रहे हो? तुम भले घर के बच्चे हो, ऊपर नहीं देखना है। वो ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि हम अपनी मदर को पूछते, क्यों ना देखें? और थोड़ा-सा मेरा पहले से मैथ का तो बताते कि खराब औरतें रहती हैं, और खराब औरतें करते-करते ऐसे हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ गई कि कोई ना कोई घटना होती रही। और अर्ली एज में शादी का ज़माना था। कोई ऐसा आ गया सामने ज़िंदगी में कि जो वहीं से आई और हमसे मदद माँगी। नहीं दे सके हम इतनी कम उम्र में, और ससुराल के बीच, और बहुत वर्जनाएँ उस समय तो रहती थी चीज़ों की, बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते थे, तो नहीं दे पाए। और वो जो उनको ना देने का, जो घर देने का, एक जगह देने का जो मलाल था, वो आज तक बना रहा। और अभी बना हुआ है कि काश उनको, लेकिन फिर साथ में एक तसल्ली भी ये है कि अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना आती, तो शायद ये जो और हम कर सके, और औरतों को निकाल पाए और बच्चियों को निकाल पाए, वो शायद हमारे मन में उतना जज़्बा ना आ पाता। तो उनका, उनके प्रति हमारे मन में जो एक भाव था कि हमने बहुत गलत किया, जो गिल्ट था, अपराध बोध था, उसको दूर करने के लिए सच में तो वहाँ गए। और मात्र 28 साल की उम्र में वहाँ चले गए थे पहली बार। अच्छा तो ये हुआ कि ऊपर वाले का करम रहा है कि कभी किसी ने विरोध नहीं किया। हमारे मायके में, ससुराल में किसी ने भी विरोध नहीं किया कि वहाँ क्यों जा रही हो? क्या करोगी? क्योंकि सबको पता था कि मैं केवल उन महिला को ढूँढने गई थी, जिनको उस समय शायद मेरी ज़रूरत थी, और मेरी उम्र नहीं थी कि उनको मैं मदद कर सकूँ। तो बस उनको ढूँढने की एक कवायद थी। और ये कवायद आप लोगों के ज़रिए अभी ख़त्म हुई पिछले 2 महीने पहले, कि किसी ने पॉडकास्ट देख के मुझको, वो समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और उन्होंने कहा कि उनकी आगरा में डेथ हुई है। अभी 1 डेढ़ साल पहले आगरा में डेथ हुई। तो ये सुकून रहा कि गली ज़िंदगी से, इस पेशे से मुक्ति पा गई, और इस दुनिया को छोड़ गई, और साथ ही जान भी पाई। शायद ये मलाल हमेशा रह जाता। बस वही सिलसिला है कि उस जैसी कोई भी लड़की मेरी नज़र से ना बचे, और वहाँ ना रह जाए। मैडम, जैसे आपने इतना मतलब अच्छा बताया कि आप बचपन से ऐसा आप दिमाग में था कि मैं ऐसा ऐसा करूं, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि आप कहाँ से हैं। मैं मेरठ से हूँ, उत्तर प्रदेश की। छोटा-सा जिला है और छोटा-सा शहर है, कस्बाई मानसिकता का शहर है, जहाँ आज भी बहुत सारी वर्जनाएँ हैं। और उस समय तो पर्दा था, घूंघट था, और हम बेसिकली देहात से रहने वाले हैं। और पढ़ाई भी शादी के बाद ही हुई। बस कुछ चीज़ें अच्छी थी कि हमारा मायका और ससुराल दोनों ही प्रोग्रेसिव थे, तो शायद पढ़ाई के लिए नहीं रोका, और फिर वहाँ जाने की बात आई तो फिर उसके लिए भी नहीं रोका। तो ये एक ऐसा, हम तो उस वक़्त तक ये जानते थे फारूक भाई, कि केवल मेरठ में ही एक ऐसा कलंक है, एक रेड लाइट एरिया है, और कहीं हिंदुस्तान भर में नहीं है। क्योंकि कहीं चर्चाएँ नहीं होती थी, अखबारों में कभी इन एरियाज़ के ज़िक्र नहीं होते थे। तो हमें तो ये पता था कि यही हमारे यहाँ का एक कबाड़ी बाज़ार है, जहाँ से निकलना, जहाँ से गुज़रना, हर चीज़ नामुमकिन है, और जा भी रहे हैं तो देखना नहीं है। और उन्हीं वर्जनाओं ने शायद उस जगह ले जाके खींच के खड़ा कर तो दिया। इसका मतलब है कि आपको अपने ही एरिया में आप इंस्पायर हो गए ये काम करने के लिए।
तो लेकिन आप अभी 30 साल से या 35 साल से ये काम में लगे हैं और कई औरतों को आपने, कई बच्चों को आपने रेस्क्यू किया है, उसके बाद अब तो सब जगह अब तो फारूक भाई हमने सब जगह किया, क्योंकि जैसे-जैसे चीज़ें खुलती चली गई, जब हमको पता लगता है कि कोई लड़की ये मुंबई से आई है, कोई लड़की ये कर्नाटक की है, कोई कहीं और की बांग्लादेश की है, अफ़गानिस्तान की है, तब समझ आया कि ये कोई इतनी सी बात नहीं है, इतनी सी कबाड़ी बाज़ार की बात नहीं है, ये बात कामाठीपुरा की भी है, ये सोनागाछी की भी है और ये जीबी रोड की भी है। तो ये तो हो गए, ये वो एरियाज है जो नॉमिनेटेड एरियाज है, जैसे बॉम्बे का कमाटीपोरा है या सोनागाछी कलकत्ता का या दिल्ली का। लेकिन इससे भी और कई जगह हैं जहां पे ये ट्रेड चलता है, फ्लैश ट्रेड चलता है, और इसमें आपने बहुत सारी औरतों को रेस्क्यू किया है। लेकिन ये चीजें आपके दिमाग में कैसे आ रही है और कैसे ये चीजें आप ये डेयर कर रहे हैं इस एरिया में जाने के लिए, जो बहुत ही कठिन होता है? सर मैं अगर सच कहूँ, बेसिकली मैं मानने के लिए तो मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ, एकदम। मेरे घर में मुश्किल से कभी याद रहता है तो दिया जल जाता है, नहीं तो नहीं जलता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि कोई ऐसी अदृश्य ताकत ज़रूर है, जो मेरा हाथ थाम के वहाँ खड़ी करती रही। हर उस जगह खड़ी करती रही जहाँ किसी बच्ची को मेरी मदद की ज़रूरत थी, जो मैंने सोचा भी नहीं। जैसे मैंने आप ही के जगह से एक बच्ची को निकाला, बहुत पुरानी बात है, आप भी शायद उस घटना के बारे में जानते हैं। वो निकाली वहाँ से तो कहीं से कोई बिल्कुल किसी तरह का वो नहीं था मुझे, कुछ ऐसा है। लेकिन फिर भी मेरा वहाँ जाना हुआ और बिना तैयारी के, बिना किसी उसके एकदम गए, लड़की हमने निकाली और सारी चीज़ें बड़ी, मैं स्मूथ तो नहीं कहूँगी कि बहुत स्मूथली हुई, दिक्कतें भी बहुत सारी आई, क्योंकि हमें वहाँ जाना और फिर वहाँ हमें इतनी रोक-टोक लगाना, वो सारी चीज़ें हो रही थी। पर फिर भी निकाल पाए। या जैसे अफ़गानिस्तान की लड़की, मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि ये अफ़गानी होगी, ये बांग्लादेशी लड़की, मैं ये बात सोच ही नहीं रही कि वो बांग्लादेशी लड़की है। लेकिन फिर भी वो मेरी नज़रों के सामने आई और मैंने पूरी शिद्दत से ये कोशिश की कि ये निकल जाए। चाहे उसके लिए मुझे, मैं बहुत दिक्कतें भी झेलती हूँ, बहुत मुकदमे झेलती हूँ, बहुत मुझे एक्सीडेंट्स हुए हैं, चोटें हैं शरीर में, रॉड हैं, मगर पता नहीं क्यों कभी हारी नहीं, कभी डर नहीं लगा। और उससे बड़ी बात ये है कि मेरी फैमिली ने कभी नहीं मुझे रोक लगाई। अगर और मेरे बच्चों पे ध्यान दिया पूरा, मेरी जॉइंट फैमिली है, अगर मेरे बच्चों पे शायद ध्यान ना दिया जाता, तो मैं हट जाती। लेकिन जैसे मैडम, हम और भी आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना है जिसमें आपको बहुत मुश्किल आया हो और आपने बड़ी मुश्किल से फिर वहां पे निकाला हो, आप तो उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट किया था। कोई ऐसा वाक़ा बताइए जो आपके दिमाग में बहुत मतलब बहुत हमेशा गूंजता रहता है कि ये एक गूंज सी आ जाती है कि मुझे ये काम मैंने कैसे किया? जी, देखिए जैसे मैं आपको 2 घटना बहुत शॉर्ट में बताऊँगी कि एक बच्ची की मुझे लग रहा था लगातार कि ये लड़की यहाँ की है नहीं और मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैं हमेशा आई कॉन्टैक्ट पे ध्यान देती हूँ कि मेरे आँख से आँख मिला के कोई लड़की अगर देखती है, तो मेरे लिए उतना ही बहुत है कि मैं समझ जाऊँ कि ये कुछ कहना चाहती है। क्योंकि हमें समय निकालना पड़ता है जब मालकिन ना हो, तब थोड़ा-सा आई कॉन्टैक्ट और टच थेरेपी और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो लड़की लग रही थी कि जैसे बंगाली, कोलकाता की हो और उसकी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ थी। 8-8, 10-10 साल की 2 बच्चियाँ थी। वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो इसको देखा ही नहीं है। अचानक से कैसे एकदम से नमूदार होती है कि कोई एक लड़की आ गई और मुझे दिख रही है। मैंने मालकिन से पूछा, "भई ये कौन है?" तो उसने कहा, "अरे आपने देखा नहीं?" झूठ बोलती हैं वो। "तुमने देखा नहीं? ये तो बहुत पहले से है यहाँ पे। पहले दूसरे कमरे पे थी, अब इस पे आ गई।" हमें समझ नहीं आ रहा था। लड़की आँखों से तो देखे, लेकिन बात नहीं करने को तैयार थी। फिर एक दिन बिना कुछ कहे, पता नहीं क्या हुआ मुझे एकदम, बहुत मुश्किल था वो। मालकिन भी वहीं बैठी थी, कुछ उनके 1-2 और लोग थे, जो हमेशा नज़र रखते हैं, मुझ पे भी रखते हैं, लड़कियों पे भी रखते हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसको कहा कि उठ जाओ और उतर जाओ नीचे, यहाँ मैं खड़ी हूँ। उसने एक पल तो मुझे देखा और उसने अपने बिल्कुल बिना कुछ सोचे अपनी दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ा और तेज़ी से जीने से भागी और उसके साथ ही वो सब भागे। लेकिन मैं जीने में अड़ के खड़ी हो गई। और इतना पता नहीं कौन-सी ताकत भगवान ने दी, वो आदमी तो, मैंने आदमियों को तो कह दिया था कि मुझे हाथ मत लगाना, मेरी तरफ आना भी मत, वरना फिर मैं जो करूँगी मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मालकिन मुझसे बहुत एकदम सब घुटती रही। मैंने नहीं, लड़की नीचे उतर गई तो हमारे लिए सेफ हो जाती है, एक बार उस जीने से नीचे उतर गई। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो करनी थी वो सब करा, मतलब मुझे मेरे साथ मारपीट भी की, धक्का-मुक्की की, कोशिश की मुझे जीने से नीचे फेंक दें, लेकिन मैंने सख्ती से दरवाज़ा पकड़। तो क्या आप पुलिस का हेल्प उस वक्त लेते हैं क्या? उस वक्त आप क्या? पुलिस का हेल्प लेती हैं उस वक्त? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
पुलिस की हेल्प लेने का मतलब है, मैं स्पष्ट बोलती हूँ फारूक भाई, कि पहले से पता लग जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज़ करें मैं पुलिस को बताती हूँ कि एक लड़की को मुझे आज रेस्क्यू करना है, तो पूछेंगे कहाँ पे? मैं अगर मना करूँ कि नहीं ये नहीं बताऊँगी, वो उनको ऐतराज़ होता है कि वो क्यों नहीं बताएँगी? मैं जानती हूँ वो बता दिया तो लड़की गायब हो जाएगी, वो नहीं मैं करती। अच्छा, इसका मतलब है आप इसको गुप्त रखते हैं। हाँ, अच्छा, चलो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप? अगर आपको किसी मतलब लड़की या औरत को निकालना है तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप? वो बड़ा मुश्किल एक मतलब मैंने कभी ये कोशिश नहीं की, रेड जैसी बात मैं नहीं करती हूँ। रेड से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं क्या करती हूँ मेरे वॉलंटियर्स भी हैं अब तो, जब तो कभी अकेले भी किया, कि मैं हमेशा नज़रों से नज़रें मिलाने की कोशिश करती हूँ। कोई लड़की मुझे नई दिखे या थोड़ी उदास दिखे, वो उदास रहती नहीं है, रहने दिया नहीं जाता। लेकिन अगर वो उदास दिख रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उससे नज़र लगातार मिलाऊँ। इतनी सख्ती से मिलाऊँ कि वो मजबूर हो जाए, बार-बार इधर-उधर भी घुमाए, तो फिर देखे, क्योंकि मालकिन से भी मुझे बचना है। अगर 1 दिन तो ये 1 आध दिन की कवायद नहीं है फारूक भाई, इसमें हमको बहुत समय लग जाता है। कभी-कभी महीनों लग गया, लड़की आँख ही नहीं मारी है और ये मुझे तय है कि जितना नहीं मिला रही है उतना वो ज़रूर निकलेगी, हर हालत में। ये एक इंट्यूशन मुझे होता है। तो अगर उस लड़की ने कभी मुझे देख के हल्की-सी मुस्कुराहट भी दे दी, तो मैं समझ जाती हूँ कि अब मेरा रास्ता साफ है। फिर मैं 3-4 दिन नहीं जाती हूँ। हालाँकि ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए क्योंकि ये हमारा एक थोड़ा मकसद क्रैक हो सकता काम है। करने का तरीका है। कई दिन तक हाँ, कई दिन तक नहीं जाती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ वो लड़की मेरा इंतज़ार करती है कि नहीं। फिर मैं जाऊँगी, तो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि एक लड़की नहीं बस ये मेरे लिए बहुत था। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे इनको इंतज़ार कराना है। तब तक तो मैं लगातार आऊँगी, लेकिन जैसे ही मेरे साथ एक बार इन्होंने आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की या कभी हल्के से गाल छू दिया, पास निकले तो ऐसे अपने गले लगा लिया, इतना बार करके हम छोड़ देते हैं। फिर वो हमारा इंतज़ार करे। और सबसे खतरनाक जो पल हमारे लिए होता है, क्योंकि हम हमेशा हमारे जितने भी महिला वॉलंटियर होती हैं, जेंट्स को मैंने ऊपर नहीं रखती हूँ, तो छोटी-छोटी हम अपने नंबर्स की पर्ची बना के रखते हैं। तो वो पर्ची अच्छा, उनके हाथ में थमा देते हैं। थमाना, हम्म। मालकिन के रहते हुए, उसके हाथ पकड़ना, उसको अच्छे से ऐसे करना और फिर ये एहसास कराना कि हमने तुम्हारे हाथ में कुछ दिया है, मुट्ठी बंद कर लो। तो वो इतना घबराहट भरा पल होता है कि अगर उसने वो पर्ची गिरा दी, तो समझिए हमारा तो नामो-निशान मिट जाएगा। वो सोचेंगे इनको क्यों दिया तुमने ये? लेकिन एक एक बात आपसे जानना चाहते हैं। आप मेरठ में हो, उसके बाद बंबई कैसे टच करती है, दिल्ली कैसे टच करते हो, कलकत्ता कैसे चलती है, या ऐसे कोई रेड एरियाज को कैसे आप टच करते हो? ये बहुत मतलब समझने वाली बात है। जरा हमारे जो देखने वाले हैं उनको जरा बताइए ये। सर अभी तो 2 साल से तो मैं ये क्रेडिट आप सबको देती हूँ कि ये जाए आप पॉडकास्टर्स के ज़रिए लोग हमें संपर्क कर रहे हैं, हमारी बेटी यहाँ से गायब है, यहाँ से गायब है, ये यहाँ हो सकती है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी, चूँकि ये एक ऐसा काम है कि जो अगर कोई आदमी कर रहा है तो स्वाभाविक है कि मीडिया में वो छपता-छपता ही है। ना कोई प्रश्न नहीं है कि ना छपे और नतीजे ये हुए कि शुरुआत के दौर से ही मैं समझती हूँ कि शायद 97, 96, 97 से ही हमारे अखबार में काफ़ी बड़ा छपना शुरू हो गया था और जब ये खबर छपती है कि एक लड़की रेस्क्यू जो पहली लड़की रेस्क्यू की, तो वो तमाम अखबारों में छपी, पूरे हिंदुस्तान भर के अखबारों में, कहीं छोटी, कहीं बड़ी करके। धीरे-धीरे लोगों में वो बातें जाने लगी। फिर जैसे आपका ये चैनल्स आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके ज़रिए तो फिर बहुत ज़्यादा होने लगा था। हर कोई चाहता था कि भई रेस्क्यू की जो कहानी है वो उनकी ज़बानी और फिर रेस्क्यू के समय भी वो सब लोग रहते थे, तो वो बाइट्स भी दूर तक जाती थी, वो उनकी क्लिपिंग भी दूर तक जाती थी। तो लोग कोशिश करते थे कि चैनल के थ्रू हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम अपना नंबर कभी नहीं देते थे। मना भी कर देती थी मैं कि मैंने कहा नंबर मत देना। अभी यहाँ का नहीं हो रहा है, हमसे अपने ही शहर के कागज़ साफ नहीं है, बाहर का नहीं कर पाए तो दुःख होगा। तो वो फिर धीरे-धीरे एक ऐसी चेन बनी कि हमसे लोग जुड़ गए। मतलब वो नहीं जो पीड़ित थे, लेकिन वो जो कुछ करने का मादा तो रखते थे, पर वो सामने आके इस काम को नहीं करना चाहते। हमारे बहुत सारे आज आज मैं अगर कहूँ तो मेरे लगभग 30-35 हज़ार के करीब के वॉलंटियर हैं, पूरे हिंदुस्तान में। और यहाँ तक है कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े, तो मुझे अगर मौके पे अगर 10-20 हज़ार की ज़रूरत है, तो मैं 1-1 रुपया माँगती हूँ कि आप सब इकट्ठा करके मेरे अच्छा, ये जो आपका संकल्प फाउंडेशन जो है आपकी, जिसमें आप ये काम कर रहे हैं,
तो इसका फंडिंग वंडिंग कहाँ से आता है? उसके बाद आप इनकी एजुकेशन पे ध्यान देते हो, उसके बाद फंडिंग में बिल्कुल नहीं करती, मैं कतई फंडिंग्स में नहीं करती हूँ, सरकार के साथ तो हरगिज नहीं करती हूँ, क्योंकि सरकार को करनी नहीं है। और कुछ इंटरनेशनल एनजीओ के साथ मैंने कभी कभी किया है, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो केवल कागज पे सब तैयार है, उन्हें कागज में लिख लिख के दें और ये हो, वो सब मैं नहीं कर सकती। ये जिंदगी का प्रश्न है किसी की। अच्छा, इनकी जो लड़कियां या औरतें आप निकालते हैं, तो इनकी जो रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं? फिर क्या ये फिर से शादियां अपने घर बसाती है, शादियां करती है, क्या करते हैं? तो उनके लिए शादी करना भी एक दुश्वार हो जाता है, बहुत ही दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उनको अच्छा आदमी मिले। नहीं, वो हमारा, हम देखिए उसका भी मैं बताती हूँ, सोशल एक्सेप्टेंस तो आज भी नहीं है। हम जब तक पुलिस का संपर्क नहीं करते, तब तक कि हम उसे रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने को ले जाके वो सब मुकदमा और दूसरी चीजें जो भी उनका लिखा जाता है, वो सब कराते हैं। और फिर वो स्थानीय नारी निकेतन में भी जाती हैं, वहां से उनके पुनर्वास का प्रावधान है। वो सरकार का काम है, वो हमारा नहीं। तो इसका मतलब है आप इनके ये जो मैरिजेस वगैरह में नहीं जाते आप? नहीं, बराबर, बहुत सारी लड़कियों की मैं नहीं बुलाते हमें, प्रशासनिक लोग भी बुलाते हैं सभी शादियों में। मैं और बहुत सारी बच्चियों का कन्यादान भी करती हूँ। मैंने खुद से भी बहुत सारी लड़कियों की शादी की है, जो चाहती थी कि वो हमारे ज़रिए शादी हो, या उनका भी कोई ना कोई ऐसा चाहने वाला था कि जो चाहता था कि शादी करे। और वो मेरे लिए ज़्यादा इसलिए अच्छा था, क्योंकि मैं उनको लुक आफ्टर कर सकती हूँ। कोई जो मर्द है, लड़का है, इनके लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाता है क्या? नहीं, ये भी कड़वा सच है, कोई नहीं होता। उनकी हमेशा पहचान छिपा के शादियाँ की गईं, चाहे सरकारी तौर पे की गईं, चाहे हमारे ज़रिए की गईं। सिवाय इक्का-दुक्का की मैं बात नहीं कहती कि जिनका खुद से अफ़ेयर हो गया था किसी अपने ही कस्टमर से और उसने हमसे मदद माँगी कि मेरी शादी करा दो। ऐसा तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उनको अपना समझ के कि भई ह इनको भी हम एक घर दे दें। यहाँ तक नहीं हुआ कि जो लोग मुझे ये कहने वाले थे कि अरे एक निकलना नहीं चाहती यहाँ से, काम करें। हमने कहा ठीक है, अपने घर में मेड रख लो, मैं निकालती हूँ, और भी कुछ नहीं तो मेड रख लो, मैं तो और कुछ नहीं कह रही ना। तो मैंने कहा लेकिन शर्त एक है कि आपके घर की औरतें, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपके घर की बहू अपने परिवार पे नज़र नहीं रखेगी हर वक़्त कि वो झाड़ू भी लगा रही है तो तब भी देख रही है। तो ये जो उनके माथे पे कलंक लगा हुआ है, इसको मिटा के आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो करें। और वो संभव नहीं है। वो तो फारूक भाई संभव ही नहीं है, क्योंकि हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ मर्यादाओं की बात तो करते हैं, मर्यादाओं का पालन करें या ना करें। एक टेबो जैसा बन गया है ये। हाँ, ये टैबू जैसा बन गया है। तो माँ-बाप माँ-बाप नहीं रख रहे। हमने बहुत, जो हमारी पहली घटना है, वो है ये उसी की परिणति है कि माँ-बाप ने मना कर दिया। एक 8 साल की बच्ची गायब हुई और फिर जब वो गई, हम उसे लेके गए तो 35 साल की उम्र में गई और उन्होंने रखने से मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे। उसकी क्या गलती? वो तो खुद से गई नहीं थी, बाप की रंजिश में उठा ली गई थी। तो फिर बताइए किसकी हम बात करें? तो इसका एक 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 सिस्टम जैसा बना हुआ होगा कि जैसे ये लड़कियां, इनको कहीं से लाया जाता है, फिर भेजा जाता है, तो ये जो है ना, ये इस ट्रेड में ये कैसे आते हैं? ये जरा हमें हमें समझाइए आप। देखिए, ये अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रैफिकर कौन है, उसकी पहचान कीजिए, ये तो हो नहीं सकता। ट्रैफिकर आपके घर के इर्द-गिर्द है, आपके आस-पास है, आपका दोस्त है, आपका नज़दीकी है, कोई भी हो सकता है। ये छोटी-सी घटना से बताऊँगा। एक बच्ची के माँ-बाप नहीं, 14 साल की बच्ची, भाई-भाभी ने कह दिया हमारे बस की खिलाना नहीं है, कहीं भी जाओ, और शाम के वक़्त घर से निकाल दिया, और मेरे शहर की। मैं ये जो बातें आपसे कह रही हूँ, इनकी चाहेंगे तो उस दौर की अखबारों की कटिंग भी आपको भेज सकती हूँ। तो बच्ची को निकाल दिया, बच्ची बाहर निकली और कपड़े उसके हाथ में थे एक थैले में, और उस रिक्शे वाले को रोक के कहा कि भैया मुझे कोई ऐसी जगह भेज दो जहाँ पे आज रात काट लूँ। सुबह मैं अपनी मौसी के घर चली जाऊँगी, मेरी मौसी का घर गाँव में दूर है। मैंने कहा ठीक है बैठो, और वो सीधा लेके आया कबाड़ी बाज़ार। कबाड़ी बाज़ार में आके बोलता है मुहाने पे खड़ा करके कि यहाँ कि जितने भी घर हैं, किसी भी घर में चली जाओ, ये मेरा नाम है, जाके मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें आज रात रख लेंगे और सुबह मैं तुम्हें ले जाके तुम्हारी मौसी के घर छोड़ दूँगा। इतनी भोली बच्ची क्या समझती इसमें? लेकिन वही मैंने कहा कि कोई ऊपर वाला हमेशा हाथ थाम के रखता था। कोई सुन रहा था, पास में ही कोई छोटी-सी दुकान वाला, उसने हमें फ़ोन किया कि दीदी ज़्यादा देर नहीं रख पाऊँगा। लड़की को ऐसे-ऐसे एक रिक्शे वाला छोड़ के गया है और लग रहा है कि लोकल है, और हम पहुँचे तो पता लगा कि मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर की बच्ची। और ये इतना शर्मनाक था कि भाई ने ये नहीं पलट के देखा कि रात के वक़्त निकाल रहे हो, तो ट्रैफ़िकर का कोई नहीं, और रिक्शे वाला जो छोड़ के जा रहा है,
उसका भी घर होगा, परिवार होगा, बच्चे होंगे। तो ये ऐसा कभी प्यार के नाम पे, कभी नौकरी के नाम पे, कभी मदद के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, ये ऐसी खपत है इन बाजारों में कि जिनके लिए आपको फंसाना बहुत आप टारगेट करते। अच्छे घर की लड़की करेंगे तो एक बढ़िया सा लड़का जो जिम करके बॉडी बना के बढ़िया एक बाइक रखेगा, गाड़ी नहीं, 4 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर, 2 व्हीलर रखेगा, उस पर लड़की को घुमाएगा फिराएगा, कुछ दिन रेस्टोरेंट में खिलाएगा, आसपास में ले जाएगा, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा, और फिर एक दिन कहेगा चलो भाग चलते हैं, शादी कर लेंगे, और शादी कभी नहीं होती। फिर ऐसी बहुत सारी बच्चियां निकाली हमने तो जिन्हें शादी इनका के नाम पे एक लाया गया। मतलब बहुत एक कोई ऐसा इनका एक कोई एजेंट जैसे रहता होगा कि या दलाल रहता होगा जो ये इस सिलसिले में जुड़ा होता है। वो तो है ही, वो तो जो ये कंफर्म करके भेजते हैं कि जाओ कोई लड़की कॉलेज के आसपास घूमो, इधर उधर जाओ, दूर दराज के कॉलेज में घूमो, लड़कियों को फंसाओ जो स्मार्ट सी लड़कियों। लेकिन ये जो रिक्शे वाले हैं, जो और लोग इस तरह के लोग हैं, उनका कुछ नहीं, उन्हें तो पता है कि अच्छा एक मौका मिल गया, वो मौका परस्त है, मौका मिल गया, ले जाओ लड़की को सीधे बाजार, पैसा मिल जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां आपसे आपके सामान को पूछा नहीं जाएगा कि तुम क्यों बेच रहे हो, आप ले आए तुरंत रख लिया जाएगा, आपको वाजिब दाम दे दिए गए जो आप तय हुआ, और आप चले जाओ, ना आप उन्हें जानते ना वो आपको जानते। अच्छा, आपसे और एक बात जाननी है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में है। एक एक ऐसा सिस्टम हो गया जो जिगलो सिस्टम हो गया, तो वो आप उन पे आप क्या काम करते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें जिनमें हम काम कर रहे हैं, जैसे एस्कॉर्ट सर्विसेज में लड़कियां हैं, अगर हम डायरेक्टली किसी बच्ची को नहीं कह सकते कि आप ये काम कर रही हैं, मगर हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कॉलेज भी हमको बुला रहे हैं, स्पेशली हम नहीं कह रहे कि आप हमें बुलाओ, लेकिन वो बुला रहे हैं कि हमारी बच्ची को समझाओ कि कैसे फंस सकती हो आप, कैसे आपको कराया जा सकता है। हम जेंट्स जो लड़कों के हैं, अब तो ज्यादातर कोएड है, उनमें तो जा ही रहे हैं, लेकिन अलग से जो लड़कों के उनमें भी जा रहे हैं कि पैसा इजी मनी कमाने के लिए अपनी देह को इस्तेमाल मत करो। ये जो आपने टैगलाइन चालू की है कि माई बॉडी माई चॉइस, ये नहीं, आप आजाद रहिए, उश्रृंखल मत बनिए, ये बार बार हम समझा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ये तो मजबूरी की मारी हुई है, ये तो जितनी मंडी है ये सब मजबूर औरतों की है, लेकिन जो खुद से अब इजी मनी के लिए, लग्जरी जुटाने के लिए, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, इन सब के लिए जो बच्चियां कर रही हैं, मेरा उनसे सबसे ज्यादा हम इस समय इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं, एक लिमिट है हर चीज अच्छा, की। ये एस्कॉर्ट सर्विस कैसे चलता है, ये कैसे कैसे होता है ये? देखिए क्या हो गया है, एक तो समझने की बात ये है कि जो माता पिता को समझनी है कि आजकल नए सिस्टम चले हैं। पहले तो एजुकेशन के नाम पे दुकानें खुल गई हैं, मैं तो खुल के कहती हूँ, और उसमें क्या है, आपके पास कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई ये भी नहीं कि आपकी अटेंडेंस पूरी है नहीं है, सब हो रहा है। मगर उससे ज्यादा क्या है कि एक बच्चा पहनता है कि मैंने गुची के कपड़े पहने हैं, मैंने ये ब्रांड पहना है जूते का, ये मुझे भी पहनना है। अब उसको करने के लिए वो लड़की से पूछेगी यार तेरे घर वाले पैसे देते नहीं है, ये लड़का पूछेगा कहाँ से लाती है, चल तू भी कमा, एक रात में कमा सकते हैं अच्छा खासा। और उसके बाद जितने बड़े शहर हैं, मैं अभी उधर की बात नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जैसे बड़े शहर हैं दिल्ली और मुंबई, कलकत्ता, इनमें लड़कियां पोल्स पे खड़ी हैं, रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, जहां पे मोबाइल हाथ में है और ये अंगूठा ऐसे है, मोबाइल यूं है, इस हाथ से चल रहा है, जबकि आजकल बच्चों को आदत है एक हाथ से चलाने की, मगर वो इस तरह से चल रहा है। ये अंगूठा है कि आप अवेलेबल हैं। अच्छा, मतलब ये इशारा है, ये इशारा है। तो मैडम कितना इंफॉर्मेशन दे रही हैं आप? बिल्कुल, ये इशारा है। और जब कोई गाड़ी वाला उनको पता है, हमको पता हो ना हो, जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता है, कोई गुजर के जाएगा तो वो कहेगा ये इशारा करेगा, लड़की जाएगी उसके पास, सौदा तय करेगी और चली जाएगी, ये स्थिति है। अच्छा, वो जो जगलो सिस्टम है ना, वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर दे? ये तो हो गया एस्कॉर्ट सर्विसेज। देखिए ऐसा है कि जिम, आजकल जिम, मसाज पार्लर, ये सब ऐसे अड्डे बन गए हैं जो एक्चुअल में सेक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि जब वो एक लड़का जिम करके जाए, मिडिल क्लास का हो, और उसको ये कहा जाए कि पैसे कमाने हैं या खाली बॉडी बनानी थी, पैसा किसको, बच्चे को बुरा लगता है। हाँ कमाएंगे,
ये एड्रेस है, आंटी है वहां पे, इनके पास जाना, और उनको सेटिस्फाई करोगे तो मुंह मांगा दाम देंगे। मुझे कहने में संकोच है, वो आंटी हमारे जैसी उम्र की और एक 25-26 का साल का बच्चा हमारे बेटे जैसा हो, और वो उसको सेटिस्फाई से करना होता है। और वो एक रात के 50,000 भी दे सकती हैं, 25 भी दे सकती हैं, लाख रुपए भी दे सकती हैं। सिस्टम यहीं खत्म नहीं होता। वो आप कहेंगे कि मेरी फ्रेंड है, उसके पास भी चले जाओ, फिर धीरे धीरे वो स्टेमिना बढ़ाने वाली गोलियां खानी शुरू करेगा। 4-4 5 और सेटिस्फाई करना है। तो उसके सेहत पे भी असर पड़ेगा, फिर उसके सेहत पे भी असर पड़ेगा। पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो मदद मांगता है कि आप क्या करें। आपके पास कोई किस्सा है जो हमसे शेयर करेंगे आप? जी, तभी मुझे पता लगा, मेरे पास एक बच्चा आया, लड़का अच्छा खासा था, दिखने दिखाने लायक, तो काफी संकोच में था। मैंने बहुत प्रवास करके पूछा, क्या कहना चाहते हो, कोई दिक्कत है? क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ही हमारे पास समस्या लेके आती हैं। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसे कुछ चक्कर में फंसा हूं कि मेरी शादी हो रही है और मैं शादी नहीं करना चाहता, या कोई होने नहीं दे रहा मेरी शादी। मैंने कहा किसी लड़की से अफेयर है? तो बोला नहीं नहीं। बहुत संकोच के बाद कहा कि मैं एक बड़ी आंटी के पास जाता हूँ। मुझे नहीं समझ आया, मैंने फिर पूछा, फिर उन्होंने बताया कि हमें बड़ी आंटीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जिनके हस्बैंड बहुत बहुत सारे महीनों बाहर रहते हैं, पैसा उनके पास अंधाधुंध पैसा है, और वो उनकी हमको सेटिस्फेक्शन उनको देना होता है। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, सुनना भी शॉकिंग था, क्योंकि मैं भी एक माँ जैसी उम्र की उसके सामने बैठी हुई थी। तो फिर मैंने कहा बेटा अब क्या परेशानी है, मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए वैसे तो, पर फिर भी बताओ अब क्या चाहते हो? तो उसने कहा जी अब मेरी शादी है, और वो आंटियां कहती हैं कि हम तेरी शादी तो रोकेंगे नहीं, लेकिन रात को बदस्तूर आएगा जैसे अभी आया आता रहता है। बोले जी ऐसे कैसे जा पाऊंगा मैं, क्या जवाब दूंगा अपनी वाइफ को, क्या जवाब दूंगा परिवार को? तो मैंने कहा तुम क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि नहीं जाना चाहता मैं, और मुझे तो लगता है कि मैं शादी के काबिल भी नहीं रहा, क्योंकि मैं इतनी गोलियां खाता हूँ, इतने स्टेमिना बढ़ाने वाली दवाइयां खाता हूँ, स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने कहा देखो, तो वो कहती है कि तुम्हारे बहुत फोटो और वीडियोस है हमारे पास, तुम जा नहीं पाओगे। तो मैं उसको समझाया आराम से, बिल्कुल बेटा, फोटो और वीडियो उस औरत के भी हैं, तो खाली तुम्हारे ही नहीं है। बोली, वो कहती है कि हमारा चेहरा नहीं है, तुम्हारा चेहरा आ रहा है उसमें। हमने कहा ठीक है तुम्हारा चेहरा है, उसके बिस्तर पे हो ना तुम, उसके घर में, उसकी बड़े सी कोठी में जा रहे हो ना, जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ वो जो जिस कैमरे शूट कर रहे हैं वो भी लगा हुआ है, तो फिर वो भी जाएगी उसमें, और उसको अपनी बेइज्जती का बहुत खतरा है, वो नहीं कभी एक्सपोज होना चाहिए। इसलिए तुम आराम से निकल आओ और फिर मत जाना। और जो तुमने उस जैसे कि जी मैंने कई और लड़कों को भी लगाया है, मैं निकाल दो सबको। हालांकि उसके बाद मेरा कभी कोई उससे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन ये सच्चाई लगातार सब चल, ये, बहुत और अभी शॉकिंग तो है। फिर क्या बात कर रही है, ये कोई बात होती है? ऐसा कहीं नहीं होता। तो उसके चंद दिनों बाद ही मैं तो बात भी नहीं शुरू करी थी कि ओटीटी पे एक सीरीज आई, सीए टॉपर। फिर अभी तात्कालिक एक और आई है, नवीन या क्या, मैं नहीं देखी तो नहीं है मैंने अभी, लेकिन नवीन करके शायद बताते हैं कि वो भी एक जिगोलोज भी आई है। कहीं से तो शुरुआत होती है, वाइफ स्वैपिंग, जिगोलो, तो बड़ा खराब है ये। मतलब इसका मतलब है कि ये माशरे में, हमारे जो सोसाइटी में बहुत खराबी हो रही है। जैसे आप वाइफ स्वैपिंग हो गया, जिगलो हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, ये बहुत, इससे बड़ा हमारा समाज, इसका मतलब है हम बहुत पीछे जा रहे हैं। बहुत पीछे, बहुत पीछे। अभी ऐसा भी हो गया है कि रेव पार्टीज होती हैं। हाँ जी। रेव पार्टीज में पर्चियां डालते हैं बच्चे अपने अपने नंबर की, एक ट्रे में पर्ची डाली जाएंगी, लड़के लड़कियां सब जाते हैं, नशे में होते हैं, भयंकर वो ड्रग्स का जो धुआं है वो अंदर उतारे हुए होते हैं, और फिर अब वो इसमें पर्ची उठाते हैं। हाँ, इसमें कोई भी पर्ची जिसके फोन नंबर की आई, वो लड़का उस लड़की को साथ लेके चला जाएगा। और ये सब युवा हैं, सब यूथ है ये हमारा, जिन्हें हम देश का नौनिहाल कहते हैं, खत्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, सेक्स ट्रेड में बदल गए हम पूरी तरह से। तो इसका इसका मतलब है ये कमर्शलाइज हो रहा है। कमर्शलाइज पूरी तरह से, पूरी तरह से। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा शहर एजुकेशन हब है, आपका शहर एजुकेशन हब है, कश्मीर पढ़ने जाएंगे यूपी के बच्चे, कश्मीर के बच्चे आ रहे हैं यूपी में पढ़ने, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। वही पढ़ाई वहां है, 2 और 2 4 ही होते हैं हर जगह, 10 तो हो नहीं सकते।
फिर क्यों हम अपने बच्चों को अपने से दूर कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने सामने हम कर रहे हैं? और परिणाम आपके सामने खुद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट बात आपने जो कही है कि अपने बच्चे 2 और 2 4 यहाँ पे भी हो सकता है, वहां पे भी है, वहां पे हम अपने बच्चों को वहां पे भेज रहे हैं। मतलब ये अब तो ये एजुकेशन के नाम पे भी सब हो रहा है, मतलब जैसे। और उसके बाद ये जो एजुकेशनल जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स है, वहां पे भी ऐसा हो रहा है फिर। बिल्कुल। और इसका क्या है कि आप तो माँ बाप वो पैसा देंगे जो उसका खाने पीने का, रहने का, उसकी कॉलेज की फीस, बाकी जो उसे लग्जरी जुटानी है उसके लिए फिर वो इजी मनी पाने का रास्ता बन गया। और वो उसके लिए कहती है माई बॉडी माई चॉइस। अभी तो तात्कालिक एक बच्ची कह रही है, आप देखना है स्टेज पे, कि आई एम ए प्राउड रंडी। कैन यू इमेजिन कितना गिर गए हम। मैं उस बच्ची को बार बार चैलेंज कर रही हूँ कि तुम आओ, मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। मैं दिखाती हूँ कि कैसे वो दिन और रात उनके कटते हैं, कैसे वो 25 से 30 साल की उम्र में खत्म हो जाती हैं, कैसे कि जिन आदमियों ने कभी नहा के नहीं देखा हो, जिन्होंने कभी दांत में ब्रश नहीं किया हो और उम्र 60 साल की हो रही हो, और वो कहे सबसे छोटी बच्ची को कि इसको भेज दो मेरे साथ। और अगर वो कोई प्लेजर वॉइस नहीं करती है या वो चीखती चिल्लाती नहीं है तो उसे बाहर निकाल देंगे कि दूसरी लाओ, ये ठंडी है। सोच के देखिए कि ये होता है रंडी होना। कौन है वो बच्ची जो इस तरह का कर रही? कौन है वो माँ बाप जो अपनी बच्ची को ये हैशटैग चलाने के लिए परमिट कर रहे हैं? क्यों इतना हम पीछे हट गए? क्यों हम आजादी और उच्छृंखलता का फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, अतुल जी, हमारे पास एक और मतलब आपसे एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ। ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़के, और इनका भी एक ट्रेड बनता जा रहा है। देखिए, रेड लाइट एरिया में तो छोटी बच्चियों की बहुत ज्यादा डिमांड है। जो छोटी बच्चियां हैं, ये जो अपहरण की बात हम कर रहे हैं कि हर 2 घंटे में एक बच्चे का अपहरण हो रहा है, हर 1 महीने में 2000 बच्चे गायब हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो बच्चे? कभी मिलते तो नहीं, मिलने के आंकड़े तो नहीं है हमारे पास। कोशिश भी नहीं है, कवायद भी नहीं है कि हम उन बच्चों को ढूंढ सकें। पहली बात तो ये इतना बड़ा एक खराब रास्ता है कि कोई किसी माँ बाप का बच्चा खो जाए, वो उसकी तकलीफ वही समझ सकता है। जब वो थाने जाए तो उसको 24 घंटे का टाइम दें कि अभी 24 घंटे बाद होगा दर्ज। 24 घंटे में तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। लेकिन मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, छोटे लड़कों की बात कर रहा हूँ। वो भी एक बड़ा मतलब बहुत जबरदस्त मुद्दा बनता जा रहा है। बिल्कुल, सेक्स टूरिज्म में इस्तेमाल हो रहे हैं छोटे लड़के। इसको सेक्स टूरिज्म नाम दिया जा रहा है कि आप कहीं जाएंगे घूमने, लड़की बुलाएंगे तो बदनामी हो जाएगी। बड़े लोग हैं आप, हाई फाई होटल्स में जा रहे हैं, तो ये लगेज ले जाने के नाम पे बच्चा हायर किया जाता है 15 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। और जब बच्चा लौट के आता है, मैंने वो अपनी आंखों से देखे उन बच्चों को कि वो शायद जीवन में दुनिया को माफ नहीं करेंगे, जिन हालात में बच्चे आते हैं। और उनको दिखाया जाता है कि देखिए ये रूम है, लग्जरी रूम 5 स्टार का, इसमें ही ये सो रहे हैं साहब, इसी में बच्चे का बिस्तर लगा हुआ है, वो ऐसे ही खाएगा जैसे साहब खाते हैं, ऐसे ही रहेगा। और एक्चुअल में वो लोग नहीं जानते कि उनके बच्चे को वो 15 दिन उसके लिए जो नारकी यंत्रणा के दिन है, वो शायद जीवन में नहीं भूलेगा उनको। और इसमें हर तरह के लोग हैं, केवल हमारे देश के नहीं, जो विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं, ये उनको ज्यादा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बच्चे। ये सेक्स टूरिज्म बन गया है। आराम से आप ले जाओ, आप अपनी सेक्स की भूख मिटाएंगे, कोई रेट भी नहीं होगी, कोई होगा तो कहेगा अपना मासूम बच्चा है, कैसे विरोध करके कहेगा कि साहब तो मेरे साथ ये कर रहे हैं। तो अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे उसके, क्योंकि वो अपना हिसाब भी देखना है उनको, बच्चा साफ सुथरा हो, उनके साथ चलेगा, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े। वो लोभ लालच माँ बाप को मार जाता है और बच्चा मर जाता है इस हालत में। कैसे जिएगा वो जीवन भर? तो क्या कहाँ पे ये समाज जा रहा है फिर? जिस संस्कृति की लोग इतनी तारीफ करते थे कि हिंदुस्तान है, वहां सीखने आते थे, वहां की एक पुरानी तवायफी दौर की एक महिला थी, मैं उनको अम्मा बुलाती थी, पैर भी छूती थी। वो मुझसे कहती थी कि बेटा हमारे यहाँ तो बड़े बड़े सेठों के घरों से शादी से पहले बेटियों को लाते थे कि उठने बैठने का सलीका सीखें, कि जब वो ससुराल में जाए बच्ची तो उसके कपड़ों की सरसराहट ना हो, उसके पायल की हल्की सी तो आवाज हो, वो तो होगी, लेकिन वो छमछम ना हो, सब जगह गूंजती फिरे। और बात करने का सलीका ऐसा हो
कि बात केवल यहाँ वाले को सुन रही हो, बराबर वाले को ना सुनी जाए। ये हमारे यहाँ सिखाने लाते थे। मतलब ये उनका कहना था कि हमारे यहाँ तवाइफों के यहाँ सिखाने लाते थे। और आज वो हम पे थूकती हैं। एक बार मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ले गई, अब तो वो गुजर गई, और उन्होंने मुझे गाड़ी से झांक के कहा कि बेटा तू हमें कहती है हम खराब होते हैं। ये जो पोस्टर लग रहे हैं फिल्मों के, ये कौन है? ये तो हमसे भी बड़ी है। और ये सच है, क्योंकि पॉर्न का जमाना हो गया, पॉर्न इंडस्ट्री बन गया। जिसको काम ना मिले वो पॉर्न इंडस्ट्री में चले जाओ। तो बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व ओटीटी हैं, से बड़ा, हाई प्रोफाइल लोग हैं। ओटीटी से बड़ा इसमें 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 बॉलीवुड के मतलब जो बॉलीवुड के लोग इन्वॉल्व हैं। जी। और ओटीटी पे तो आपके बेडरूम में सब कुछ परोसा जा रहा है, सब कुछ अछूता नहीं है। डर लगता है कि कब कोई बच्चा हमसे अलग खोल के ना बैठ जाए, या हम कुछ देख रहे हों, अचानक कोई सीन ऐसा ना आ जाए कि कोई बच्चा पास में हो तो शर्मिंदगी उठानी पड़े। किस दुनिया में जी रहे हो? नहीं समझ में आता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि, कम से कम मैं तो नहीं समझ पा रही कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं। इतने वर्षों के बाद कभी कभी उम्मीद जगती है, जब मैं अच्छे से बच्चों को देखती हूँ, पॉडकास्टर्स को भी देखती हूँ, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तब ध्यान जाता है कि ये उन बच्चों को कैसे राह दिखाएं भटक गए, जो ये कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस। कैसे दिखाएंगे उनको? नहीं है, डूब रहे हैं, अभी नहीं बचे तो फिर आखिरी पीढ़ी होंगे हम और आप, तो पिछली पीढ़ी हो जाएंगे। लेकिन जो अब जो पीढ़ी है वो आखिरी होगी, देखेगी कैसे रसातल में जाते हैं, कैसे हिंदुस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसका मतलब है जो नेक्स्ट जन होगा तो वहां पे कोई गैप ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। कोई अभी कहाँ है? अभी अभी हमारे पास में बहुत नजदीक में, और एक 9 साल की बच्ची, जिसका शायद सोशल मीडिया पे भी फिर काफी आ गया था, अभी रोका गया, वो कहती है कि मेरे पापा कहते थे कि ये तो बाप बेटी का रिश्ता यही होता है बेटा, ये अच्छा है। और वो कैसे एक मतलब पड़ोस की आंटी को बताती है कि मुझे बहुत दर्द होता है जब पापा ऐसा करते हैं। बताइए, जब पापा ऐसा करते हैं तो किसका करेंगे आप यकीन? तो इसका मतलब है हमारे खुद के जो पेरेंट्स इन्वॉल्व है इनको लड़कियों को भेजने में या बच्चों को भेजने में, लड़कों को भेजने में, तो कैसे क्या होगा? हम देख कहाँ, पर भाई हम देख कहाँ रहे हैं? बंद कमरे में बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? 2005 में आरुषि कांड हुआ था, हिंदुस्तान भर में उसकी गूंज हुई। क्या हमने सबक लिया कि ये एकाकीपन था उस छोटी सी बच्ची का, कि जिसका फायदा किसी नेपाली नौकर ने उठाया और वो अपनी जान से चली गई? क्यों हम बच्चों को समय नहीं दे रहे? क्यों हम बच्चों के साथ नहीं बैठ रहे, बात नहीं कर रहे? हम लोग कभी एक साथ खाना भी नहीं खाते आजकल। कैसी है ये दुनिया? ये तो नहीं थी कम से कम। शोर मचता था घरों में, बैठते थे। अभी चलो दूर काम कर रहे हैं तो छुट्टियों में सब इकट्ठा आते थे, क्यों नहीं आते हैं आज? मैं हर किसी को कहती हूँ कि मुझसे अगर तुलना करो, मुझे अगर कोई हिदायत देना चाहे तो बेशक दो, मगर आके देखना मेरे साथ हर गर्मी की छुट्टी में और हर सर्दी की। मेरा घर भरा होता है, थोड़ा बड़ा मेरा घर है पर भरा होता है उसके बाद भी, क्योंकि मेरी वो बेटियां भी आती हैं जिनकी मैंने शादियां की। मेरी वो बेटियां भी बच्चों सहित आती हैं कि जो मेरे से पैदा है, वो भी हैं कि जो मेरे देवरों की बेटियां। मेरा घर भरता है, मेरे बेटे भी आते हैं। अच्छा, ये जो है ना, मतलब एक और मुद्दा जो है हमारे दिमाग में ये बात आ रही है, ये जो बेगिंग माफिया है ये कैसे चल रहा है और इसको कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे आप इसको फिर उनसे छुड़ा रहे हैं? नहीं देखिए, पहली बात तो कंट्रोल तो कर ही नहीं पा रहे हैं। कंट्रोल करते तो ये रेड लाइट एरियाज बंद हो जाते। क्या है, कंट्रोल तो है ही नहीं। क्योंकि कभी ये था कि मेरे सामने ही था, जब मैंने वहां शुरू किया काम, तो वो मात्र सत्तात्मक परिवार थे, मैटरनल टाइप के प्रकार, नानी से माँ, माँ से बेटी, उस धंधे में थी, नाचने गाने में, और किसी एक के साथ इन्वॉल्व भी होती थी, ऐसा नहीं है, कभी कभी दो के साथ भी होती थी। वो धीरे धीरे बदला कि जैसे हम तो कहते रहे भाई पढ़ो, पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ बच्चों को। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, अपने बच्चों को कामयाब करना शुरू किया, और दूसरे नरपिशाच सक्रिय होते रहे। वो अपनी बेटियों को, बहन बेटियों को समाज से उठा के लाते रहे। कैसे बंद हो? जबकि वहां की जेंट्री घटी है, वहां कोई अब अच्छे स्तर का आदमी नहीं जाता। अब वहां बिल्कुल वो जाते हैं जो हैंड टू माउथ हैं, तो मुश्किल से शाम तक 500-600 रुपए कमाने हैं, उनमें से 250-300 वहां खर्च करने, बाकी घर में देने, घर चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हम उस दौर में आ गए हैं। पता नहीं इसकी कल्पना मैंने तो कम से कम नहीं की। मुझे 33 साल हो गए वहां पे, 33 ही क्यों कहूं, मैं 62 साल की मेरी उम्र हो गई है, मगर मुझे 5-6 साल की उम्र से ये याद है कि हिदायतें थी। इसका मतलब वो बाजार था और कोई बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि वहां बुरी तरह से अब वो सेक्स ट्रेड में बदल गया। दिन भर में एक लड़की को 15 से 20 कस्टमर अगर झेलने पड़ रहे हैं, तो बहुत इससे ज्यादा बदहाली हो नहीं सकती किसी औरत की इज्जत की, अस्मिता की, उसके वजूद की। इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकती। 15 से 20 बार, ये तो बहुत बड़ी उसके लिए, उसके सेहत के लिए भी खतरा होगा, उसके लिए भी खतरा होगा। तो फिर कितना कमाते हैं ये लोग, कितना ड्रिंक कमाते करती हैं? हैं, ड्रग उसके बिना है, 250 रुपए 300 रुपए वो थोड़ी लेती हैं, वो मालकिन के पास जाता है। उनको तो रोटी मिलती है, तो जो कपड़ा पहना जाएगा वो मिलता है, वो भी अलग नहीं होता, वो सबके इकट्ठा टंगे हैं, कोई भी उठा के पहन लो अच्छा, जो जिसको पहन ये जरूरी नहीं है किसी का कपड़ा है। लो। ऐसा किसी का नहीं, मालकिन को छोड़ के लड़कियों का बिल्कुल भी नहीं। वो इसी में रहेंगी, ऐसे ही पहन लो। नीचे से खाना आ गया, खाना क्या, दाल चावल आ गए। कभी हफ्ते में एक बार जो लोग थोड़ा नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज आ गया उनके लिए, बाकी वही सब दाल चावल रोज खा रहे हैं सुबह शाम तक। एक आध बार चाय आ गई, बहुत हुआ तो, बस इतना बार। और लोगों को अभी तक भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आज किसी और की बेटी है, कल आपकी भी बेटी है। रोक लो, समझा लो बच्चों को, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी। नहीं, लोग आते हैं। अभी कल रास्ते में थी मैं और चंडीगढ़ जा रही थी, किसी ने रास्ते में मुझे फोन किया कि जी 10 साल से एक आदमी मेरे साथ कोर्ट मैरिज करके रह रहा था और कई बार अबॉर्शन भी करा दी और आज कल अब 3 मार्च की शादी कर ली दूसरी। तो मैंने कहा जहन्नुम में जाओ तुम, 10 साल से एक ऐसी कोर्ट मैरिज थी भाई, जिसने तुम्हें बीवी नहीं माना और दूसरी शादी कर ली। तो ये लड़कियां जो ये जो आजादी का ये तगमगा लगा के घूम रही है ना कि हम आजाद हैं, वो एक्चुअल में उच्छृंखल है। उनको खुद नहीं पता कि तुम किस रास्ते चल रही हो, ना उन बच्चों को पता। अभी मुझे कल किसी बच्चे ने बताया कि ये जो पर्ची का सिस्टम है ना, ये इतना खराब है कि उस लड़की को सुबह ये भी याद नहीं होता कि तू रात किसके साथ थी। रेव पार्टीज में लड़के को भी याद नहीं होता कि तुम, इतना नशा, इस कदर नशे में होते थे ये कि इनको ये नहीं मालूम होता कि तुम कल किसके साथ थे, तुम्हारी वीडियो बनी है नहीं बनी है, किसी ने तुमको, जो भी इनको ये रेव पार्टीज करा रहा है वो स्वाभाविक है उनकी वीडियोस भी बना रहा होगा। बिल्कुल बना रहा होगा। तो इसका मतलब है फिर वो ब्लैकमेल होती होंगी ना? फिर फिर वो ब्लैकमेल ऐसे नहीं होती, वो ऐसे होती है दूसरी लड़की लाओ, अपनी फ्रेंड्स को बहकाओ। ये चैन है कि तुम आ गई, अब किसी और को भी लाओ। ये तो ये बड़ा खराब है। सरकार चुप है, अवाम चुप है, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। तो अल्टीमेटली समाज बर्बाद हो रहा है ना, बर्बाद हो रहा है। अच्छा मैडम जी, आपसे एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ। ये जो हमारा जो कश्मीर है, यहाँ पे एक मसला हो गया, मैं आपकी मैसेज चाहता हूँ। यहाँ पे लड़कियां ज्यादा, लड़के कम, या लड़की और लड़की बराबर ड्रग्स में जा रहे हैं। ड्रग्स का इतना बोलबाला है, उसमें पीछे से पंप होता है, मतलब हमारा जो एनिमी देश है वहां से पंप होता है या कहीं से भी होता है, लेकिन एक लत लगी है, तो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं है, माँ बाप उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। माँ बाप मतलब रिहेबिलिटेशन में जाके भी लड़के खुद से भी इसमें अल रहे हैं। तो क्या करें हम आपसे एक मैसेज चाहते हैं, क्या करें? अगर कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं वहां ये हालात हैं, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है और भी ज्यादा है। मेरा आपसे बहुत निवेदन है ये कि ऐसे सोशल वर्कर्स को ढूंढिए या ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को ढूंढिए जो कॉलेज में जाके इन बच्चों के साथ बात करें, इन बच्चों के साथ बात करें। और मैं जैसे मेरे यहाँ कॉलेजेस कर रहे हैं कि मेरी कुछ क्वार्टर मुझसे बिना पूछे, मुझे पूछते भी नहीं है, अगर किसी को जो मुझे जानती भी नहीं है, मेरा उठा के वो कभी कभी किसी मीटिंग्स में चलाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, वो टुकड़ों में काट काट के कहीं कहीं मर्ज करके चलाते हैं कि जान ले बच्चे कि क्या हो रहा है। बहुत जरूरी है फारूक साहब, अगर ये हो रहा है, ये बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटी और खूबसूरत जगह है। कुछ तो वो वैसे ही बर्बाद कर दी लोगों ने, रास्ताओं ने बर्बाद कर दिया, अभी रास्ता बर्बाद ना होने दें। मेरी कहीं भी जरूरत हो, आप कभी भी कहेंगे, मैं निसंकोच आऊंगी कहीं भी। मुझे बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़े, कभी भी आना पड़े, तो मैं जरूर बच्चों से बात करना चाहूंगी। ये कौन ड्रग्स दे रहा है, वो रूट कॉजेज जानने होंगे जरूर।
भले ही मैं कुछ दिन रुक के ये सब देख सकती हूँ कि कहाँ से रूट कॉजेज को मुझे आइडेंटिफाई करने आता है अच्छे से, ऐसा नहीं है, कहीं से तो आ रहे हैं और ये वाया नेपाल आता है, ये भी आप समझ लीजिए। जो भी इस तरह का हो रहा है वो वाया नेपाल होता है। आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं, मैं नाम शायद सार्वजनिक नहीं लूंगी, लेकिन वहां से लड़कियां मेरठ तक आई वाया बारामूला होके, और वो व्यक्ति जो लाने वाला है वो मेरठ का रहने वाला, और मेरे वहां उसने वहां का वो पता नहीं, वो खुद को कहता मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, खुद को कहता मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, और वहां पे भी वहां यहाँ वो खुद को कुछ और कहता है, लेकिन वहां कोई उसकी दुकान है कपड़े की। कहाँ पे? वो कहता है कि मेरठ से बारामूला। अच्छा, और वो इस तरह का इस सब काम में इन्वॉल्व है। तो इजी मनी चाहिए ना, इजी मनी चाहिए, तो वो इस ट्रेड में है वो। बिल्कुल है, वो तो यहीं रहता है, वो तो पूरा टाइम यहाँ रहता है, बाजार में रहता है, बस कुछ दिन के लिए जाता है कि बारामूला गए वो, तो अभी लाएंगे कोई ना कोई लड़कियां जरूर, तो नेपाल की भी आती हैं उधर से, कहीं और से भी आती होंगी जरूर। अच्छा, अटल जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे शो में आए और आपने बहुत वैल्यूबल जो बातें हमें बताई। तो हो सकता है कि आपने जो बताया कि इससे कुछ लोग देख के या सुन के इसको मुतासिर हो जाए और इस दलदल से निकल जाए। जैसे आप कई लड़कियों को इस दलदल से आपने निकाला, कई बच्चों को निकाला, तो हम आगे ये कोशिश करेंगे कि आपको आपके साथ एक अच्छा सा पॉडकास्ट हम कर लें, या आपको फिजिकल वहाँ पे दिल्ली में या कश्मीर अगर आती है तो आप उनके साथ आपके साथ खुल के बात करेंगे। लेकिन आपका सुबह मॉर्निंग में टाइम निकालना हमारे साथ आए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया।